क्या भारत में दहेज हत्या के मामले घट रहे हैं? क्या इसका कारण लड़कियों की घटती संख्या और दूल्हों के लिए दुल्हनों की कमी है? क्या यह बदलाव समाज में महिलाओं के प्रति सोच को बदल सकता है? नमस्कार, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे और दहेज हत्याओं के पीछे की असल सच्चाई को विस्तार से समझेंगे। इसमें आंकड़े क्या कहते हैं और इसके अलावा क्या कुछ चल रहा है। भारत में हत्या दर और महिलाओं की हत्याओं पर बात करते हैं। भारत में हत्या की दर दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तुलना में कम है। 2022 में भारत में 29,347 हत्याएं दर्ज हुई, जिनमें से 72.2% पुरुषों की थी। लेकिन महिलाओं की हत्याओं का सही आंकड़ा आधिकारिक रिपोर्टों में पूरी तरह सामने नहीं आता। दरअसल भारतीय अपराध आंकड़ों में हत्याओं को अलग अलग श्रेणियों में बांटा जाता है। साधारण हत्या और विशेष परिस्थितियों में हुई हत्याएं जैसे कि दहेज हत्या अलग अलग दर्ज की जाती हैं। यही कारण है कि दहेज हत्या जैसी घटनाओं की भयावहता अक्सर छिपी रह जाती है। दहेज हत्या जब शादी मौत का कारण बन जाए। दहेज हत्या का अर्थ है किसी शादी के बाद महिला को अतिरिक्त दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है और अंततः उसे मार दिया जाता है। आमतौर पर यह हत्या जलाकर या आत्महत्या के लिए मजबूर करके की जाती है। दहेज हत्या मूल रूप से धन के लिए की जाने वाली हत्या होती है। मोहम्मद उमर के अनुसार दुल्हनों को प्रताड़ित करने और उस पर हिंसा का मूल कारण अधिक से अधिक दहेज की मांग होती है, जो अक्सर उसकी मृत्यु तक पहुंच जाती है। वे सिर्फ इसलिए मार दी जाती हैं क्योंकि वे पर्याप्त दहेज नहीं लाई थी। दिल्ली और मुंबई के अस्पतालों में जलने के शिकार लोगों के एक अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि कई महिलाओं को जलाकर मार दिया जाता है, लेकिन ये मामले सामान्य हत्या यानी धारा 302 की श्रेणी में दर्ज नहीं किए जाते। अब कानूनी प्रावधान क्या क्या है? 1983 में भारतीय दंड संहिता आईपीसी में संशोधन कर दहेज हत्या के खिलाफ सख्त प्रावधान की गई। आईपीसी की धारा 304B में कहा गया है कि यदि किसी महिला की शादी के 7 सालों के भीतर असामान्य परिस्थितियों में मौत हो जाती है और यह साबित हो जाता है कि उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया था, तो उसे दहेज हत्या माना जाएगा। इस मामले में पति और ससुराल वालों को दोषी माना जाएगा जब तक कि वे अपनी निर्दोषता साबित नहीं करते। इसके अलावा 1986 में दहेज निषेध अधिनियम को और मजबूत किया गया, जिसमें दहेज लेने और देने दोनों को अपराध घोषित किया गया। लेकिन बावजूद इसके दहेज प्रथा समाज में गहराई तक जमी हुई है और दहेज हत्याएं एक गंभीर समस्या बनी हुई है। दहेज हत्याओं के आंकड़े अतीत से वर्तमान तक का सफर जानते हैं। दहेज हत्याएं भारत में हत्याओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही हैं। 2011 में भारत में कुल 8,473 दहेज हत्याएं दर्ज हुई, जो उस साल दर्ज की गई सभी हत्याओं का 25% थी। वह स्पष्ट करता है कि उस समय दहेज हत्या एक गंभीर सामाजिक समस्या थी। इन हत्याओं का सबसे अधिक प्रभाव उत्तर भारत के हिंदी भाषी राज्यों में देखा गया। हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और ओडिशा जैसे राज्यों में 70% से अधिक दहेज हत्याएं हुई। कुछ जिलों में तो स्थिति और भी भयावह थी, जहां महिलाओं की कुल हत्याओं का 50 से 70% केवल दहेज हत्या के रूप में दर्ज किया गया। अगर हम 1987 से 2022 तक के आंकड़ों का विश्लेषण करें तो यह स्पष्ट होता है कि दहेज हत्याओं की संख्या लगातार बढ़ने के बाद चरम पर पहुंची और फिर धीरे धीरे गिरने लगी। 1987 में दहेज हत्या के 1900 मामले दर्ज हुए, लेकिन अगले 10 सालों में इनकी संख्या 3 गुना से भी अधिक बढ़कर 1997 में 6,000 तक पहुंच गई। 2000 के दशक में यह संख्या और बढ़ी और 2011 में अपने सर्वोच्च स्तर 8,600 तक पहुंच गई। हालांकि 2011 के बाद दहेज हत्याओं में धीरे धीरे गिरावट देखी गई। 2022 तक यह संख्या 6,516 रह गई। यह बदलाव कई कारणों से आया, जिसमें कानूनी सख्ती, सामाजिक जागरूकता और लिंगानुपात में आए असंतुलन के प्रभाव शामिल हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि 2011 के बाद दहेज हत्याओं में यह गिरावट क्यों आई? भारत के विभिन्न हिस्सों में विवाह की परंपराएं और पारिवारिक संरचना अलग अलग है, जो दहेज हत्या की घटनाओं को प्रभावित करती है। समाजशास्त्री इरावती कर्वे ने उत्तर और दक्षिण भारत की विवाह व्यवस्था को पारिवारिक संरचना में कुछ महत्वपूर्ण अंतर बताए हैं, जो यह समझने में मदद करते हैं कि उत्तर भारत में दहेज हत्याएं अधिक क्यों होती हैं। उत्तर और दक्षिण भारत की विवाह एवं पारिवारिक संरचना को समझते हैं। पहले उत्तर भारत। यहाँ विवाह के बाद लड़की को पराये घर भेज दिया जाता है और उसका मायके से संबंध लगभग समाप्त हो जाता है। उसे अजनबी परिवार में बाहरी व्यक्ति की तरह देखा जाता है, जिससे वह केवल दहेज लाने के साधन के रूप में मानी जाती है। संयुक्त परिवार प्रणाली के कारण सास, ननद, देवर सहित कई लोग उस पर दहेज का दबाव डालते हैं,
जिससे शोषण और दहेज हत्याएं की घटनाएं बढ़ती हैं। अब दक्षिण भारत, यहाँ विवाह परिवारों के बीच संबंध मजबूत करने का जरिया माना जाता है। ममेरे, फुफेरे या चचेरे भाई बहनों से शादी आम होने के कारण दुल्हन नए परिवार में पहले से किसी को जानती होती है। शादी के बाद भी उसके मायके से भावनात्मक और आर्थिक संबंध बना रहता है। छोटे परिवारों की प्रथा के कारण प्रताड़ना के अवसर कम होते हैं, जिससे दहेज हत्या की घटनाएं भी कम होती हैं। दहेज हत्याओं में आई गिरावट समाज में महिलाओं के प्रति सोच के बदलाव का नतीजा है या किसी और वजह से हो रही है। असल में इसका बड़ा कारण दुल्हनों की कमी हो सकती है। उत्तर भारत, खासकर हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात असंतुलित होने के कारण शादी योग्य लड़कियों की संख्या घट गई है। अब लड़कों को केरल, पश्चिम बंगाल और असम जैसी दूर की जगहों से दुल्हन लानी पड़ रही है। इस बदलाव के साथ दहेज की जगह वधू मूल्य यानी कि ब्राइड प्राइस देने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। जहां पहले दुल्हन के माता पिता को दहेज देना पड़ता था, अब कुछ मामलों में लड़कों के परिवार को शादी के लिए पैसे चुकाने पड़ रहे हैं। अर्थशास्त्री धर्मा कुमार ने कहा था, आखिरकार मांग और आपूर्ति का नियम प्रभावी होगा। हालांकि यह बदलाव सकारात्मक प्रतीत होता है, लेकिन यह पूरी तरह से सकारात्मक नहीं है। पहले जहां दहेज के लिए बहुओं को प्रताड़ित किया जाता था, अब कई जगहों पर लड़कियों की खरीद फरोख्त होने लगी है। हालांकि इस बदलाव से यह उम्मीद की जा सकती है कि धीरे धीरे समाज महिलाओं को अधिक मूल्यवान समझेगा और उनके खिलाफ हिंसा कम होगी। लेकिन यह भी संभव है कि ब्राइड प्राइस की नई प्रथा महिलाओं की स्वतंत्रता को सीमित कर दे और वे केवल एक आर्थिक सौदे का हिस्सा बनकर रह जाएं। क्या ब्राइड प्राइस एक नई समस्या को जन्म देगा या यह महिलाओं की स्थिति सुधारने की दिशा में पहला कदम साबित होगा? आपके विचार कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। शुक्रिया।